मेरे पिताजी से ज्यादा दरियादिल और महान इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। दरियादिल इसलिए क्योंकि उनके दिल में कंजूसी और कृपणता दोनों का दरिया पूरे वेग के साथ बहता है, और महान इसलिए क्योंकि वह कंजूसी के साम्राज्य के वो महान सम्राट है जिनकी टक्कर में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। घर हो या बाहर, वो जहाँ भी जाते हैं उनकी नजर अपनी जेब गर्म करने की फिराक में ही लगी रहती है। एक दिन वो उनके पसंदीदा गायक किशोर कुमार का गाना गुनगुनाते हुए आए और बोले, चलो तुम्हें हिमाचल प्रदेश घुमा कर लाता हूँ। मैंने माँ की तरफ आश्चर्य से देखा, जो सब्जी काटते काटते अचानक ऐसे हक्का बक्का होकर पिताजी को देख रही थी, मानो कहीं से भूकंप आने की सूचना मिली हो। मैं खुश होते हुए बोला, वाह पिताजी, माँ का तो कई सालों से बड़ा मन था कहीं घूमने का। सिर्फ तू और मैं जा रहे हैं, पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों माँ, क्यों नहीं जाएगी? मैंने कुछ नाराज होते हुए पूछा। अरे तुझे पता नहीं है क्या, उनके घुटनों में कितना दर्द रहता है। वहाँ ठंड का मौसम होगा और उस पर से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी चढ़ना होगा, कैसे चलेगी वो बेचारी? मैं आश्चर्य से उनका मुंह देखे जा रहा था, जिस माँ के पैर में बिच्छू काट जाने पर भी डॉक्टर को ना दिखाकर पिताजी ने घरेलू उपचार कर दिया था। आज उनके बारे में इतनी चिंता। मेरा चेहरा देखते हुए वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोले, आजकल की महंगाई और सांप की तरह लंबे लंबे डॉक्टर के बिल तो तुम देख ही रहे हो ना। माँ ने गुस्से के मारे सब्जी वहीं पटकी और अंदर चली गई। मेरा भी मन हुआ कि कह दूं, ठीक है माँ, के बिना मैं भी नहीं जाऊंगा, पर 24 साल की उम्र होने के बावजूद भी मैं आज तक घर के आसपास के मोहल्लों और स्कूल कॉलेज के अलावा कहीं नहीं गया था। कम से कम दोस्तों को बताने के लिए एक जगह तो रहेगी, और ये सोचता हुआ मैं माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। माँ ने मुझे देखते ही झटपट पल्लू से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगी, तू जा या मैं जाऊं, एक ही बात है। मैं यहीं से बैठकर तेरी आंखों से सारा हिमाचल प्रदेश देख लूंगी। मैं भावुक होकर माँ के गले से लिपट कर बोला, जब मैं नौकरी करूंगा तो तुझे घर में रहने ही नहीं दूंगा। इतने वर्षों की सारी कसर पूरी हो जाएगी। माँ मुस्कुरा दी और अगले ही दिन मैं पिताजी के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए निकल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उम्र कैद का कैदी अचानक सलाखों के बाहर आ गया हो। सालों बाद मैंने तन के साथ साथ मन की खुली हवा में सांस ली थी। मेरे पिताजी से मैंने पहले ही कह दिया था कि रास्ते में आप कोई कंजूसी नहीं दिखाएंगे। मैं जहाँ खाना चाहूंगा आप खिलाएंगे, और मैं जो पीना चाहूंगा वो पिलाएंगे। पिताजी ने मेरी सारी शर्तें तुरंत मान ली थी, इसलिए मैं बिल्कुल राजा की तरह सफर कर रहा था। पर मैं ये देखकर आश्चर्यचकित भी था कि पिताजी के अंदर किसी और की आत्मा तो नहीं आ गई थी, क्योंकि वो मुझे किसी भी चीज में रोक टोक नहीं कर रहे थे। खैर सफर बहुत ही मजेदार था। पहाड़ों की खूबसूरती, नदियाँ, बड़े बड़े चीड़ के पेड़, घने जंगल और यहाँ तक कि वहाँ के पशु पक्षी भी मुझे रोमांचित कर रहे थे। अब तो मुझे याद नहीं है, पर इतना खुश तो शायद मैं उस समय भी नहीं हुआ होगा जब मैंने पहली बार चलना सीखा होगा। जैसे ही बस रुकी, पिताजी बोले, अब क्या कंडक्टर के साथ उसके घर जाने का इरादा है? मैं जैसे नींद से जागा। मैंने पिताजी के हाथ से बैग ले लिया और कोल्ड ड्रिंक की आधी भरी बोतल अपने थैले में रख ली। पिताजी हंसते हुए बोले, अरे क्यों, जरा सी कोल्ड ड्रिंक को लादे चल रहा है, हम नई बोतल ले लेंगे। नहीं पिताजी, आपकी ये कृपा दृष्टि पता नहीं कब बंद हो जाए, और जिस दानी पुरुष की आत्मा आपके अंदर घुसी है वो कब बाहर निकल जाए, कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं जितना इन लम्हों को जी लूं, मुझे जी लेने दीजिए। पिताजी ने कुछ गुस्से से मुझे देखा, पर फिर बिना कुछ कहे अपना काला हैंड बैग संभाले बस से उतर गए। पीछे पीछे मैं लद्दू घोड़ा सा आधा गिरता पड़ता उनसे बोला, पिताजी मुझे पता है कि आप कुली नहीं करेंगे, पर मुझसे ये सब उठाया नहीं जा रहा है। पिताजी बोले, इतना लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा नजर आने के बाद भी अंदर से केले की तरह पिलपिला है तू। क्या करूं पिताजी, सारा बचपन और जवानी तो आपके चावल के दाने ढूंढने में ही बीत गई। मुझे भी अगर थोड़ा समय मिला होता तो डोले शोले बना लेता। देख रहा हूं मैं, बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। हाँ पिताजी, किसी महान दार्शनिक ने कहा भी है कि किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए उसके साथ एक बार लंबा सफर जरूर करना चाहिए। जुबान तो मेरे मुंह में हमेशा से थी, पर आपने इसे लपेटकर इसके ऊपर रबर बैंड जो बांध दिया था। पिताजी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े और इशारे से एक कुली को बुलाकर बिना मोल भाव करे ही उस पर सामान लदवा दिया। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पेड़, ठंडी हवाएं और चारों ओर बिखरी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। ऑटो तय करने के बाद जब पिताजी ने एक आलीशान होटल के सामने उसे रुकने के लिए कहा तो मैं चौंक गया।
मैं झांक कर उस होटल के बगल में किसी सराय या सस्ते टाइप का होटल देखने लगा। तभी पिताजी बोले, इधर उधर मत देख, हम इसी होटल में आए हैं। मेरे गले से तो जैसे थूक भी निगला नहीं जा रहा था। आज तक लंगर या किसी बुलावे पर खाना खिलाने के अलावा पिताजी ने हम लोगों को किसी मामूली से होटल में भी ले जाकर कुछ नहीं खिलाया था। मुझे अच्छे से याद है, जब मौसी की शादी हुई थी तो उन्होंने ही आने जाने का टिकट और कुछ रुपए भेजे थे। तभी पिताजी हमें उस शादी में ले गए थे, वरना शादी का इनविटेशन कार्ड देखते ही उन्होंने ऐसी त्योरियां चढ़ा ली थी कि घर भर में उनसे कोई बात करने की हिम्मत ना कर सके। मुंबई में माँ का भेल पूरी खाने का बहुत मन था, पर उसकी खट्टी और मीठी चटनी पर ढेरों उपदेश देकर वो उन्हें लगभग घसीटते हुए वहाँ से ले गए थे। कितना चिढ़ा था मैं पिताजी से उस समय, और आज वही पिताजी उसे इस भव्य होटल में लेकर आए हैं। ऐसा होटल तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था, जिसके अंदर जाने के नाम से ही मेरे पैरों में एक अजीब तरह का कंपन शुरू हो गया था। मैं मंत्रमुग्ध सा उनके पीछे चलने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही दोनों गार्डों ने हमें सैल्यूट मारा और मैंने भी अचकचा कर उन्हें अपने बाएं हाथ से सैल्यूट मार दिया। दोनों ही गार्ड मुस्कुरा कर रह गए, पर पिताजी धीरे से बोले, अपने हाथ पैर काबू में रख नालायक। स्वर्ग शायद ऐसा ही होता होगा, होटल के अंदर पहुंचकर मेरे मुंह से निकला। सजे धजे खूबसूरत लोग, एक कोने में नीली रोशनी में बहता फव्वारा असली फव्वारे को भी मात दे रहा था। चारों तरफ फूलों की सजावट ऐसे लग रही थी मानो हम किसी खूबसूरत बगीचे में आ गए हो। रंगीन जलती बुझती झालर कोने में सुशोभित एक बड़े से पीतल के गुलदस्ते की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। मेरी सोच और मेरे शब्द आज वहाँ की भव्यता और कलात्मकता के आगे जैसे खत्म हो गए थे। पिताजी ने किसी से बातचीत करी और उसने एक आदमी को इशारा किया। हाथ बांधे उस आदमी ने बड़े ही अदब से हमारा अभिवादन किया और हमें एक आलीशान कमरे में ले गया। उसके कमरे से बाहर जाते ही मैं बच्चों की तरह गद्दे पर उछलने लगा। पिताजी ने डांटा, क्या पागलों की तरह हरकतें कर रहा है तू? पर मैं तो जैसे अपनी ही धुन में खोया हुआ था। पिताजी, करने दीजिए ना। रुई के मोटे गेंदों में लेटकर कभी पता ही नहीं चला कि जमीन पर सो रहे हैं या गद्दे पर। और ये तो ऐसे लग रहे हैं मानो मैं बादलों में उड़ रहा हूँ। आप भी एक बार उड़कर, मेरा मतलब इन पर बैठकर देखिए ना। नालायक, पागल हो गया है तू? अकेले में ये बंदर नाच कितना भी कर ले, पर औरों के सामने अपनी जाहिलियत उजागर मत होने देना। पर मुझे तो ना उनकी कोई बात बुरी लग रही थी और ना ही वो। जिंदगी में पहली बार मुलायम रेशमी तकियों और हंस के पंखों सी सफेद चादर ने मुझे कब नींद के आगोश में ले लिया, मैं जान ही नहीं सका। शाम को जब मेरी आंख खुली तो पिताजी आराम से बैठकर किसी पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। मुझे बिस्तर पर बैठते हुए देखकर बोले, अमीरों के भी जलवे होते हैं बिटवा। 4 पन्नों की किताब पूरे 300 रुपये की, इतने में तो पूरे हफ्ते की साग सब्जी आ जाए। मैं धीरे से बुदबुदाया, और अगर आपके हाथ में हो तो पूरे 1 महीने की आ जाए। पर अब भला मेरे पिताजी दुर्वासा ऋषि कहाँ रह गए थे? सो मेरी बात को अनसुना करते हुए बोले, चलो अब नीचे चलकर नाश्ता करते हैं। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लग रही थी, इसलिए फटाफट तैयार होने के बाद हम रेस्टोरेंट में पहुंचे। हमारे सीढ़ी से उतरते ही एक आदमी हमारे पास आया। वो काले रंग के सूट बूट में इतना तैयार था मानो किसी शादी में आया हो। मैंने एक नजर पिताजी के धोती कुर्ते पर डाली और दूसरी नजर मेरी साधारण सी पीले रंग की शर्ट और सालों पुरानी घिसी हुई जीन्स पर। वो तो भला हो फैशन का, जो हर पुराने से पुराने फटे कपड़े को स्टाइल का नाम दे देता है, वरना मुझ जैसे लोग कहाँ जाते। वो आदमी हमें बड़े आदर के साथ एक कुर्सी के पास ले गया और उसने हमारे लिए कुर्सी खींची। उसके बाद उसने एक वेटर को इशारे से बुलाया। पिताजी के चेहरे से तो प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप रही थी। तभी वेटर तेज कदमों से हमारी ओर आया और हमारे आगे मेन्यू कार्ड रख दिया। पिताजी ने सरसरी निगाह से मेन्यू कार्ड देखा और पूछा, क्या नाश्ता करोगे? चाय और कॉफी के पैसे देखकर ही मेरा गला सूख गया था। मैं पानी का एक घूंट पीकर धीरे से बोला, पिताजी 80 रुपये की चाय है, चलिए बाहर कहीं खोमचे वाले के पास जाकर कुछ खा पी आते हैं। चुप रह मूर्ख, क्यों इज्जत का फालूदा करने पर तुला है? कहते हुए उन्होंने वेटर को 2 चाय, 2 प्लेट कटलेट, 1 प्लेट सैंडविच और 1 प्लेट पनीर पकौड़े का ऑर्डर दे दिया। मैं इस बात से अनजान था कि इतने वर्षों तक पिताजी के साथ रहते रहते उनके कुछ गुण मेरे अंदर भी आ गए थे। मैंने बेचैन होते हुए फिर कहा, पिताजी इस नाश्ते का कम से कम 1000 के करीब बिल बनेगा। तू क्यों चिंता करता है, 10,000 बनने दे, पिताजी मुस्कुराते हुए बोले। तभी पिताजी ने पूछा, वो लड़की कैसी लग रही है? मैंने आसपास नजर दौड़ाई, पर सिवा कुछ चपटे और काले चेहरों के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया।
कौन सी लड़की? मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखते हुए पूछा। अरे वही लड़की जो मैनेजर के बगल में खड़ी है, पिताजी एक और देखते हुए बोले। पिताजी, लगता है आप अपना चश्मा घर भूल आए हैं। वो लड़की नहीं बल्कि अच्छी खासी एक मोटी औरत है, और उसकी नाक तो देखिए जरा कितनी चपटी है, इसका तो जुकाम भी सीधे नीचे बह जाता होगा। कहते हुए मैं जोरों से हंसने लगा। पिताजी ने अपना चेहरा बहुत गंभीर बना लिया और मुझे गौर से देखते हुए कहा, कोई औरत व औरत नहीं है, लड़की ही है वो। अब तक मैं मजाक के मूड में आ चुका था, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी फिर तो आप भी लड़की ही हो। पिताजी मेरा हाथ दबाते हुए बोले, अरे बात को जरा समझाकर, ये होटल उसी का है, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, और वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान। ऐसे 5 आलीशान होटल है उसके। पैसा शब्द जुड़ते ही किसी इंसान का कद अचानक कितना बड़ा हो जाता है, यह मुझे उसी समय पता चला जब अचानक ही वह औरत मुझे बेहद जहीन और शालीन महिला लगने लगी थी, जिसकी नजरों के सामने ना जाने कितने लोग हाथ बांधे घूम रहे थे। मेरे मुंह से निकला, इसका पति कितना खुशकिस्मत होगा ना पिताजी। अरे ये कुंवारी है, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। पिताजी, होगी भी भला कैसे, इतनी मोटी और काली भैंस से कौन करेगा शादी? कम से कम 32 की तो है, और 30 से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तू कभी अमेरिका गया है? वहाँ तो 40 साल के बाद लोग जवान होते हैं। पिताजी मेरी बात को काटते हुए बोले। मैंने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए कहा, आप तो हाथ धोकर इस औरत के, मेरा मतलब है कि इस लड़की के पीछे ही पड़ गए हैं। रहने दीजिए उस खूबसूरत लड़की को वहाँ पर, उसकी बात मत करिए। अरे कैसे उसकी बात नहीं करूँ, उसी के पीछे तो मैं तुझे इतनी दूर तक लेकर आया हूँ। पर पिताजी उसके पीछे क्यों आए हैं हम दोनों? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि जो भी उस औरत से शादी करेगा वह करोड़पति हो जाएगा। तो पिताजी आप ही कर लीजिए, आप करोड़पति हो जाएंगे तो मैं और माँ आराम से रहेंगे। चुप रह नालायक, मैं तो आज कर लूं, पर ये ही नहीं करेगी क्योंकि वो तुझे पसंद कर चुकी है। मुझे तो जैसे काट मार गया और मेरे मुंह से आवाज ही निकलना बंद हो गई। मैंने पिताजी की तरफ देखा और मैं समझा कि वह मजाक कर रहे हैं। मैंने थूक गटकते हुए धीरे से पूछा, मुझे कैसे पसंद कर चुकी है? और हम लोग तो जब से यहाँ आए हैं मैंने उसे पहली बार देखा है। पिताजी बोले, क्योंकि मैं तुम्हारी फोटो पहले ही उसे भेज चुका हूँ। जो हमारे पड़ोस वाले शर्मा जी है ना, उनकी मुंह बोली बहन है ये। उन्हीं से पता चला कि इसको शादी करनी है। जब इसने तेरी फोटो पसंद कर ली तो मैं तुझे यहाँ इससे मिलवाने ले आया। मैंने अपने सर के बाल नोचते हुए कहा, पर पिताजी यह मुझसे कम से कम 7 या 8 साल बड़ी है और कितनी बदसूरत है। अरे पगले, 7-8 साल क्या होता है? कुछ नहीं होता। तू अपने को 7-8 साल बड़ा समझ ले, और जहाँ तक बदसूरती की बात है तो ये बेचारी यहाँ की सीधी सादी औरत है। इसको भला क्या पता होगा कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है। तो तू उसको यहाँ से सीधा अमेरिका ले जाना। अमेरिका ही क्यों, मैं तो कहता हूँ तू ग्लोब लेकर चलना और जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सब घूम आना। तेरे आने जाने के किराए और रहने सहित एक दिन की कमाई होगी इसके सारे होटल्स की। तुम लोग उसी दिन अमेरिका जाकर वापस आ जाओगे। इतना पैसा कमाती है ये। पिताजी आप समझते क्यों नहीं है? ये मेरे कहने के अनुसार क्यों चलेगी भला? चिल्लाएगी नहीं मुझ पर, कुछ कहेगी नहीं? नहीं, वो कुछ नहीं कहेगी। अरे पर पिताजी क्यों नहीं कहेगी कुछ? मैंने कुछ गुस्से से कहा। कैसे कहेगी, ये तो बेचारी गूंगी है। हे भगवान, कहते हुए मैंने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से मेरा खून खौल गया। मैंने पहली बार अपने पिताजी के सामने ऊंची आवाज में लगभग चीखते हुए कहा, आप पिता हैं या राक्षस, अपने इकलौते बेटे को बेच रहे हैं। लेकिन पिताजी पर तो जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ। वह चाय की चुस्की लेते हुए बोले, पढ़ाई लिखाई से तूने हमेशा जी चुराया, इसलिए बड़ी मुश्किलों से आज तक किसी तरह पास होता चला आया है। मेहनत मजदूरी तेरे शरीर के बस की बात नहीं। अगर तू उससे शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और मेरा तुझसे कोई संबंध भी नहीं रहेगा। अब तू साफ साफ बता दे कि तुझे राजा बनकर रहना है या भिखारी बनकर। मैंने भरपूर नजरों से पिताजी की ओर देखा, जो आराम से पनीर पकौड़ा कुतरते हुए मुझे देख रहे थे। अब मैंने उस औरत की तरफ नजरें घुमाई। वो मुझे ही देख रही थी और मुझे अपनी ओर देखता देख वह धीमे से मुस्कुरा दी। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। भला भिखारी बनकर मैं कैसे रह सकता था?